स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप पे। मैं हूं नीरज और आज बातचीत होगी सोने पर। क्या सोना खरीदने का ये सही समय है? एक बड़ी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ओर से, उस पर बातचीत होगी। साथ ही कच्चा तेल क्या $75 की तरफ बढ़ रहा है, लगातार नरमी की ओर है क्या, और इस साल चीनी कम पड़ेगी, उत्पादन पे कुछ कमी होने की संभावना है। इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका परिचय करा देता हूँ आपको। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी होंगे, साथ ही एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़ अनुज गुप्ता और कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा। साथ ही ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे इस्मा के डीजी दीपक बलानी से। स्वागत है आप सबका। लेकिन पहले बात होगी सोने की। सोने में एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ज्वेलरी की डिमांड घटी है जबकि फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। किसने खरीदा है, क्यों खरीदा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो डिमांड गिर रही है इसके पीछे बेसिक रीजंस क्या है। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो रिपोर्ट कह रही है सर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, तो बड़ी एक विचित्र सी रिपोर्ट है ये। थोड़ा हमें बताइए कि ये रिपोर्ट क्या कहना चाहती है। नहीं देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक था कि सोने के दाम जिस तरह से बढ़ रहे थे, तो ओवरऑल यदि आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें तो कोई बहुत ज्यादा डिमांड में ड्रॉप नहीं हुआ है। पिछले साल अप्रैल टू जून क्वार्टर में 158 टन की डिमांड थी, इस बार 150 टन के आसपास डिमांड है। लेकिन जो ज्वेलरी की डिमांड है उसमें काफी कमी आई है, उसके बदले इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो ये बेसिकली लोग जब फेस्टिवल सीजन की राह देखते हैं और गोल्ड कॉइन और बार खरीद लेते हैं और फिर उसको वो कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, तो उस समय लोग ज्वेलरी खरीदते नहीं है। ये जो अप्रैल टू जून क्वार्टर होता है ये थोड़ा सा एक एक विचित्र महीने होते हैं जहां पर इस बार इतनी सारी शादियां भी नहीं थी और इसीलिए ज्वेलरी की डिमांड के अंदर थोड़ा सा इसमें यहाँ पर ड्रॉप आया और लोगों ने उस समय गोल्ड कॉइन और बार खरीदे और वो बार खरीद के अब वो कन्वर्जन करवाएंगे ज्वेलरी के। सर इसमें एक पेच है। थर्ड क्वार्टर 23 में 1174 टन थी, उसके बाद फिर 1134 हुई Q4 23 में, फिर Q1 में 1115 हुई और अब Q2 में 929। तो जो सीजनल इम्पैक्ट बता रहे हैं सर वो भी नहीं है। अब देखिए वो लगातार Q3 से गिरती चली आ रही है। नहीं, देखिए, यदि आप इस क्वार्टर में हमें ये भी समझना होगा कि जो चाइना के अंदर जो चाइना ने गोल्ड बाइंग बंद की, चाइना में टोटल ओवरऑल डिमांड 525 टन की रही क्वार्टर पे और 6% डिक्लाइन हुआ। चाइना में भी ज्वेलरी की डिमांड 52% डाउन हुई, वहां पे बार्स और कॉइन की डिमांड 46% बढ़ी। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेंड हुआ है। लोगों को ज्वेलरी से ज्यादा बार और कॉइन पे ज्यादा भरोसा है और इसीलिए लोगों ने ये इस तरह का एक पैटर्न बना है। और ये जब भी गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ता है तो इस तरह की चीज होती है। लेकिन जो सबसे आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार की चाइनीज मार्केट जो कि पिछले 2-3 महीनों से बिल्कुल बाइंग नहीं कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट गोल्ड के प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी है। भारतीय बाजारों में जरूर स्टेबिलिटी नहीं हुई है बिकॉज ड्यूटी कम हो गई, लेकिन अब आप अंतरराष्ट्रीय बाजार देखें तो अभी भी प्राइस में स्टेबिलिटी है। तो डिमांड अगर कम भी हुई है तो उसका असर कोई प्राइसेस पे इतना हुआ नहीं। अच्छा, जैसे नंबर्स भी देखिए, गहनों में यानी ज्वेलरी में 19% की वीकनेस है, टेक्नोलॉजी में 11%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 14%, सेंट्रल बैंकर्स खरीदारी कर रहे हैं, वहाँ 6% की ग्रोथ देखने को मिली, तो टोटालिटी में 6%। सर ये समझाइए दो चीज़ें, सेंट्रल बैंक क्यों खरीद रहे हैं इतना सोना, उनको क्या ज़रूरत है? देखिए, सेंट्रल बैंक तो इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि बिल्कुल जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट है। आज भी हमने देखा कि इजराइल और लेबनान के बीच में एक युद्ध सा छिड़ गया है। इजराइल हमास के बीच में ऑलरेडी एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका चाइना दोनों आमने सामने हैं। अमेरिका में इलेक्शन नवंबर में होने वाले हैं जहां पर यदि ट्रम्प जीतते हैं तो गोल्ड के तो प्राइसेस को बहुत ज्यादा उछाल मिलेगा, ऐसी संभावना है। तो ये इस वजह से जो सेंट्रल बैंक है वो सारे सेंट्रल बैंक अपनी अपनी इकोनॉमी को सेव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अमेरिका में डेट बढ़ता जा रहा है, 35 ट्रिलियन का जो डेट हो गया है अमेरिका में, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे देश हैं
उनको सबको ये डी डॉलराइजेशन का भी उनको एक कि डॉलर वीक हो सकता है, तो वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की करेंसी को यदि उन्हें स्ट्रांग बनाना है तो उन्हें गोल्ड खरीदने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड भी गोल्ड की आ रही है, जो नए नए चिप वगैरह या ईवीज वगैरह में उसमें यूज़ हो रहा है, तो उसकी डिमांड बढ़ी है। फिजिकल गोल्ड लोग खरीद रहे हैं, वैल्यू में नहीं कम हुआ है, वैसे ही कम हुआ है दिख रहा है, और लोगों का दिलचस्पी जूलिंग में। लेकिन मेहता साहब ये बताओ, अब तो यहाँ दाम गिर गए, 68-69 हज़ार के आसपास चल रहा है, तो दुकानों में लाइन लगी है क्या? जी बिल्कुल, यदि आप बजट के बाद से देखें और ऑलमोस्ट जिस प्रकार से 1 किलो गोल्ड के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 5,90,000 रुपए ड्यूटी कम हो गई है, तो गोल्ड के प्राइसेस 5,900 प्रति 10 ग्राम सस्ते हो गए। तो वो बजट के बाद बिल्कुल कम से कम 55 to 60% इंक्रीज है गोल्ड यहाँ पर कस्टमर बेस के अंदर, और उतनी जबरदस्त बाइंग हो रही है। तो ये भारत के लिए तो मतलब शायद मेरे ख्याल से सरकार को भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को दूसरे एसेट क्लास से गोल्ड की तरफ शिफ्ट किया जाए, और ये भी एक रीजन हो सकता है कि ड्यूटी उन्होंने घटाई। नहीं, दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए मतलब? जिस प्रकार से इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट हीटअप हुए हुए थे, तो मुझे लगता है कि सरकार शायद ये चाहती होगी कि थोड़ा सा लोग निवेश एक सेफ हेवन एसेट की तरफ भी करें, और सेफ हेवन एसेट में गोल्ड के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। तो उस वजह से शायद सरकार ने हो सकता है कि ड्यूटी घटाई हो और लोगों तरफ उस तरफ लोगों का एक आकर्षण पैदा किया। हाँ, लॉन्ग टर्म सर 8-9% का रिटर्न होता है गोल्ड में, इक्विटी में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग पता नहीं कैसे इधर आएंगे। अच्छा ये बताओ सर, आपकी धनतेरस तक क्या भाव देखते हैं आप गोल्ड का? देखिए, मैं फिलहाल मुझे लगता है कि पूरा जो प्राइसिंग है वो आज फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, आज रात को मीटिंग है, तो आपको 1-2 दिन के अंदर पूरा गोल्ड का एक मूवमेंट दिखाई देगा। मुझे लगता है कि अभी सितंबर में रेट कट होना लगभग तय माना जा रहा है, और यहाँ से गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इतना दबा हुआ है ये गोल्ड पिछले 2 महीनों से। यदि आप ऊपर में देखें तो स्पॉट प्राइस अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $2450 तक गए, और उसके बाद अभी लगभग $2420 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बेस बना लिया है। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि गोल्ड के इतना वॉलेटाइल हो चुका है ये मार्केट कि कभी भी आपको 3% की रिस्क, 3% आपको यदि कोई आप ट्रेड करें तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए, क्योंकि 3% का आपको हमेशा रिस्क रहेगा ही रहेगा, बिकॉज पूरा वॉलेटाइल मार्केट है ये। तो मुझे लगता है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स जो फर्स्ट हमारा जो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टारगेट होगा वो $2550 का होगा, और सेकंड टारगेट होगा वो $2625 का होगा। और मेरे ख्याल से ये हम धनतेरस के आसपास $2625 $2650 के आसपास अचीव कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब रुपए में 73-74 हज़ार तक जा सकता है ये? बिल्कुल, रुपए में लगभग 74,000 रुपए तक बिल्कुल सोना जा सकता है। ओके सुरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी चलते हैं कि एक सवाल लेते हैं रवि जी से और अनुज जी से। रवि जी, गोल्ड में अब सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत ऊपर जाने की संभावना है, तो लॉन्ग बनाया जाए? जब से प्राइसेस में जो सुबह में जियोपॉलिटिकल टेंशन के न्यूज पे आए, साथ में चाइना के जो डेटा आए, चाइना लगातार मींस के इतने पैकेजेस, इतने स्टिमुलस मेजर्स के बावजूद भी वहां पे इकोनॉमी या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज रिवाइव नहीं हो रही, बल्कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी प्रॉब्लम है, और फर्स्ट जो इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी, वहां पे डेटा जो खराब आ रहा है, मार्केट उससे खुश हो रहा है क्योंकि रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। आज मीटिंग है तो उसके ऊपर टोटली फोकस होगा। हालांकि लग रहा है कि अभी जो मीन्स के आपको सितंबर में रेट कट की एक शायद इंडिकेशन मिले। सुबह में बैंक ऑफ जापान ने भी अपना जो रेट डिसीजन लिया उसमें उन्होंने रेट को हाइक किया, तो शायद ये मीटिंग में जस्टिफिकेशन थोड़ा इजी नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि फेड में डविश कमेंट हो गए और पॉलिसी अनचेंज आएगी, तो इससे एक अच्छा प्रभाव पॉजिटिव साइड गोल्ड में आ सकता है। तो लेवल स्पेसिफिक इंडियन पर्सपेक्टिव में 69,400 पे बाय करे गोल्ड को, स्टॉप लॉस 69,000 का लगाए, और 70,250 तक के लेवल के एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए। ओके, खरीदारी की राय है। अनुज, आपकी क्या राय बनती है गोल्ड पे?
नीरज जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक रिकवरी हमने देखी है आफ्टर कस्टम ड्यूटी कट के बाद। करीबन $1370 तक के लेवल आए थे, अब करीबन $2400 के आसपास लेवल चल रहा है। और डोमेस्टिक मार्केट में भी गोल्ड अब 69,000 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन हुआ है हमास में, इसराइल में, उससे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है। बट उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आज फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, जहां पर लग रहा है कि कुछ इंटरेस्ट रेट को कट को लेकर डिसीजन आ सकता है, तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस करीबन 68,880 पे लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है 69,700 तक देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कि इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $2430 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी इंट्राडे के लिए। ओके। अच्छा, क्रूड में एक घटना हुई है जियोपॉलिटिकल। इजराइल में ना हमास का जो चीफ था इस्माइल हानिया, उसको मार दिया गया है। अभी पता नहीं धीरे धीरे ब्रीफ हो रही होंगी चीज़ें। क्रूड पे क्या राय बनती है? अनुज, पहले आप बताइए, क्रूड क्या करना चाहिए इस समय? देखिए, क्रूड आप देखेंगे तो WTI करीबन 76 के आसपास चल रहा है, ब्रांड 79 के आसपास है। तो एक ओवर सोल्ड जोन से मार्केट थोड़ा बाहर निकला है, एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि आज यूएस की इन्वेंट्री आनी है, मगर ये जो दोबारा से सीज फायर के बाद अगेन एक एस्केलेशन हुआ है, मुझे लगता है कि थोड़ा ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और हम देख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक रहेगा। तो हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड क्रूड में आज इंट्राडे में देख सकते हैं। तो करीबन 6325 के आसपास खरीदारी करें। 6270 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 6450 तक आ सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि WTI एक बार $78-80 तक और ब्रेंट में करीबन $82 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो खरीदारी का हमें लगता है कि ट्रेड क्रूड में भी देखने को मिल सकता है। क्रूड में भी। अच्छा रवि, आपको भी लगता है कि क्रूड में रुझान क्या होगा? क्योंकि बड़ा सुबह से कंफ्यूजन हो गया हानिया के मारने के बाद कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। क्या बेट लेंगे आप? ये न्यूज पे थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी हमास और दूसरे जो संगठन है वो क्या इसके ऊपर रेगुलेशन करते हैं, इसका मार्केट को फियर रहेगा। ऑल ओवर जब तक प्रेसिडेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का हायर चांसेस रहेगा, तब तक मुझे लग रहा है अभी बड़ी तेजी संभव नहीं है। ये एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, क्योंकि जो 2017 में जो उन्होंने नई ऑयल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, उसमें अलास्का, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड साथ में मींस के टेक्सास, वहां पे उन्होंने लैंड, पब्लिक लैंड एक्विजिशन के लिए ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी को छूट दी थी और काफी एक्सप्लोरेशन बढ़ा था। 2017 से 2018 में एक ही साल में यूएस वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका था। तो आई थिंक लग रहा है कि अगर वहां पे चांसेस बढ़ रहे हैं तो फिर से फॉसिल फ्यूल के ऊपर मार्केट का फोकस रहेगा। तो हाई लेवल पे सस्टेन नहीं करना चाहिए और 82 का रेजिस्टेंस ब्रेंट में बना रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये जो करंट इवेंट है इस पे बाय करके चले। हालांकि मैं कॉल ऑप्शन से बाय करने की सलाह दूंगा, जिसमें क्रूड की 6400 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन 130 पे बाय करें 80 का स्टॉप लॉस के साथ, और 220 तक के टारगेट के लिए आप रुक सकते हैं। ओके रवि, और आप रुकिएगा हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे चीनी पर। ऐसा अनुमान लग रहा है कि इस बार प्रोडक्शन कम होगा। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के बाद। शुगर ईयर 2024-25 में चीनी का उत्पादन गिरने की आशंका है। क्यों गिर रहा है ये, और इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है, कितना उत्पादन घटेगा, ये सब जानकारी लेते हैं स्मा के डीजी दीपक गुलानी से। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है। कितना घटेगा उत्पादन पिछले साल के मुकाबले और क्यों? नमस्कार नीरज जी। मुझे लगता है कि इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए। अगर आप हमारा इस्मा का जो एस्टिमेट हमने कल जारी किया है, और वो एक सैटेलाइट इमेजिंग और एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जो हम करते हैं, जून के महीने में हमने तीसरे हफ्ते में जो क्रॉप का, स्टैंडिंग क्रॉप का जो सैटेलाइट इमेजिंग किया, और उसके ऊपर से जो हमने यील्ड एस्टिमेशन किया है और रिकवरी जो हमने अनुमान लगाया है, उसकी वजह से जो हमारा नंबर आया है वो लगभग ऑल इंडिया लेवल पे 333 लाख टन की शुगर प्रोडक्शन की उम्मीद है 24-25 में। बट अगर आप इसको देखें, फरवरी के महीने में इस साल एक उम्मीद थी, एक लोगों को एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन थी कि पिछले साल से इस साल का जो 24-25 का प्रोडक्शन काफी घटेगा, क्योंकि प्राइमरली जो पिछले साल बारिश काफी डेफिसिट थी, काफी कम हुई थी महाराष्ट्र और कर्नाटका में। लेकिन क्योंकि मार्च में प्री मॉनसून शावर्स काफी अच्छे हुए महाराष्ट्र और कर्नाटका में, और काफी अच्छा मॉनसून अभी वहां पे हो रहा है, लगभग 30% बारिश मॉनसून अबव नॉर्मल है, और उसकी वजह से जो वहां पे यील्ड, जो केन की प्रोडक्टिविटी होती है, उससे बढ़ी है और रिकवरी भी काफी अच्छी हुई है। तो अगर एरिया लगभग 13% कम हुआ है महाराष्ट्र में और लगभग कर्नाटका में 8%,
बट उसका काफी कॉम्पनसेट उसको यील्ड और रिकवरी ने कर दिया, जिससे कि ओवरऑल प्रोडक्शन सिर्फ 5 से 6% ही कम हुआ है। यूपी की बात करें, जो कि एक मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वहां पे यील्ड लगभग सेम है। ईस्ट यूपी में लगभग यील्ड सेम है। वेस्ट और सेंट्रल में हल्का बढ़ा है। रिकवरी वहां पे भी बेटर हुई है। तो लगभग जो पिछले साल लगभग 110 लाख टन का शुगर प्रोडक्शन था, वो लगभग 113 होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में 117 था, 11 होने की उम्मीद है। तो उससे क्योंकि काफी अच्छी बारिश हुई है, तो ओवरऑल हमारा जो पिछला उम्मीद था, जो फरवरी मार्च में सरकार को भी ऐसा लग रहा था, इंडस्ट्री को भी ऐसा लग रहा था कि काफी प्रोडक्शन कम होगा, वो नहीं हुआ। रिकवरी यील्ड काफी अच्छी हुई है। तो ये एक अच्छी खबर है मेरे ख्याल से। नहीं, तो मुझे लगता है इसे दीपक जी ना देखा जाए कि कम हो रहा है, ये देखा जाए कि जो उम्मीद थी उससे काफी अच्छा है। दीपक जी, अच्छी न्यूज है। दीपक, ये तो बिल्कुल वही बात है कि पहले 3rd डिवीजन पास होने की उम्मीद थी, अब 2nd डिवीजन आ गए, है ना। या पहले फेल होना चाहते थे, अब 3rd डिवीजन आ गए। 9 लाख टन कम होगा ना सर ओवरऑल? अभी क्या बढ़ गया, क्या घट गया, सर मतलब फाइनल है कि 9 लाख टन आज के एस्टिमेट के हिसाब से कम होगा। अब मेरे को बताइए प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा सर? देखिए, ऐसा है कि पिछले साल 340 हुआ ग्रॉस, इस बार 333 हुआ, लगभग 7 लाख टन घटने की उम्मीद है। लेकिन आप ये भी देखिए कि अभी हमारा इस साल का जो 30 सितंबर को जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, लगभग वो 90 लाख टन की होने की उम्मीद है। 90 लाख टन हमारा अगर 333 अगले साल का हो रहा है, तो और उसमें हम लोग 290 लाख जो हमारा घरेलू कंजम्पशन को भी हटा दें, तो हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम उसको इथेनॉल प्रोग्राम में आराम से जितना भी अनहिंडर्ड, सारे फीड स्टॉक से हम अनहिंडर्ड सरकार को जितना चाहिए हम दे सकते हैं। और हमें लगता है कि अब हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए भी जो हमारी एक मांग रही है पिछले 2 महीने से, वो भी सरकार इस पे अब प्राइस पे सर, प्राइस पे कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, शुगर प्राइस के ऊपर देखिए 24-25 के अंदर अगर एक्सपोर्ट नहीं मिलता है, अगर हमको इस सीजन में एक्सपोर्ट नहीं मिलता है जी, या फॉर एग्जाम्पल अगले डिले होता है डिसीजन में, तो मार्केट में जो है प्राइस नीचे आएगा, डोमेस्टिक प्राइस। और इससे बहुत तकलीफ होगी इंडस्ट्री को, क्योंकि हमें केन पेमेंट करना पड़ता है फार्मर को। तो आई थिंक शुगर मार्केट को बैलेंस करने की आवश्यकता है। उसमें इथेनॉल प्रोग्राम का पूरा डाइवर्शन मिलना चाहिए। एक्सपोर्ट लगभग 20 लाख टन हमें मिलना चाहिए, नहीं वो भी जल्दी से जल्दी। उससे हमारा प्राइस स्टेबलाइज रहेगा और शुगर मार्केट जो है वो बैलेंस रहेगा। ओके दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुगर मार्केट बैलेंस रहेगा। 2 हमारे पास मेहमान जुड़े हुए, क्विकली एक राय उसके लेते हैं। अनुज, इस्मा का एस्टिमेट सुनने के बाद क्या राय बनती है आपकी चीनी में? देखिए, कैरी ओवर स्टॉक भी हाई है और साथ में इथेनॉल के अंदर भी, तो मुझे लगता नहीं ज्यादा कोई फर्क प्राइसेस पे पड़ेगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इस बार मानसून भी काफी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आफ्टर सोइंग और जब एक्चुअल क्रॉप आएगी तब एक्चुअल फिगर पता लगेगी। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है उससे मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और प्राइस मुझे लगता है कि एज पर द रेंज ही मूव होते हुए दिखाई देंगे। ओके रवि, आज के लिए कोई ट्रेड है आपके पास एग्री में? जब से काफी दिनों के बाद मीन्स के पर्टिकुलर 1 साल के वेट के बाद आज गुआर में काफी अच्छी रैली है। दोनों गुआर सीड गुआर गम में काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है, वहां पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग के पोजीशन आएगी आई थिंक 5640 पे गुआर सीड बाय करें। स्टॉप लॉस लगा 5550 का और 5800 का टारगेट गुआर सीड का होगा। वहीं गुआर गम 11200 के करीब प्राइसेस बाय करें एंड स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 11000 का और 11800 तक के लेवल पे उम्मीद करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आज गुआर कॉम्प्लेक्स में थोड़ा फोकस करना चाहिए, वहां पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग अभी भी ड्यू है और अच्छी रिकवरी दिख सकती है। ओके, तो गुआर गम गुआर सीड के ट्रेड हो सकते हैं। चीनी में कोई खास असर प्राइसिंग पे आएगा नहीं, बावजूद इसके कि प्रोडक्शन 7 लाख टन इस सीजन में कम होने के अनुमान अब तक के हिसाब से लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज और रवि आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आप फ्यूचर एक्सप्रेस।